फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 10th और चैप्टर 3 जो है आपका मुद्रा और साख। ओके, वीडियो थोड़ी लेट अपलोड हुई है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है आपका मुद्रा और साख। मुद्रा मतलब क्या होती है? मनी, पैसा। और साख, साख का मतलब नहीं समझ पाते हो, ठीक है ना। साख मतलब होता है क्रेडिट, मतलब लोन लेना, उधार, उसे कहते हैं साख। तो ये इसके पर्यायवाची हो जाती है, साख, लोन या फिर उधार, क्रेडिट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद आपको नोट्स देखने होते हैं। पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ये वाला, उसको आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। एक बार में तो समझ नहीं आता, दूसरी बार पढ़ के अंडरलाइन कर लेना है। और उसके बाद आपको वीडियो को देख के तब नोट्स बनानी है। ये नहीं कि सीधा आपने वीडियो देखी नोट्स बना ली। सबसे पहले एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करना है। अगर आपने चैप्टर रीड नहीं करा तो समझो आपने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट आता है, जो मेन पॉइंट है मैंने सिर्फ वही बनाए हैं क्योंकि और सब तो एक स्टोरी की तरह है। उसमें एनसीईआरटी में स्टोरी की तरह फैक्ट दे रखे हैं सारी। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बार्टर सिस्टम क्या होता है? विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। तो जाहिर सी बात है वस्तु के बदले वस्तु, अलग ही समझ आ रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कहूँ कि ये नोट्स ले लो और इसके बदले आप मुझे अपने दूसरे नोट्स दे दो जो आपके पास है, तो जाएगा वस्तु के बदले वस्तु, या सेवा के बदले सेवा की। मैंने आपको ये काम करा, आप मेरा ये वाला काम कर दो। इसे कहते हैं हम वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, अब इसके कुछ दोष भी है। जब कोई ना कोई कुछ भी योजना, कुछ भी सिस्टम होता है तो उसके कुछ अगर फायदे होते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लिमिट्स होती है, कुछ ना कुछ डिमेरिट्स होती है, जिसे हम दोष कहते हैं। तो दोष क्या है इसके? कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी। दोहरे संयोग की कमी मतलब जैसे बाई चांस आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए और मुझे आपसे चाहिए हिस्ट्री के नोट्स, तो मैंने आपको कहा कि आप इकोनॉमिक्स के नोट्स ले लो, ठीक है, लेकिन मुझे बदले में हिस्ट्री के नोट्स चाहिए। लेकिन आपने कहा नहीं, मेरे पास तो ज्योग्राफी के नोट्स है, वो ले लो। अब ज्योग्राफी के तो ऑलरेडी नोट्स मेरे पास है, मैं क्यों लूँगी? तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी मतलब मुझे जो चीज़ आपसे चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो मैं आपको नोट्स नहीं दूंगी। ठीक है, तो इसका एक दोष यही है। दूसरा जाता है वस्तुओं के विभाजन की कमी, कि इसमें ये नहीं होता कि नहीं मैं आपको आधा पेज फाड़ के दे देती हूँ नोट्स, तो आधा आप मुझे अपने ज्योग्राफी वाला फाड़ के दे दो। ठीक है, तो वस्तु के विभाजन की कमी, इसमें विभाजन नहीं हो सकता। माप की सामान्य इकाई नहीं थी, इसमें कोई इकाई नहीं थी, कोई यूनिट नहीं होती कि कितने किलो में लेना है, कितने ये लेना है, इस तरह कोई इकाई नहीं होती। भंडारण की कमी, इसको हम क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो मेरे पास चावल है, ठीक है, तो मैं उसको, अगर आपके पास मुझे मुझे मैंने कहा आपसे कि मेरे पास चावल है, मुझे बदले में गेहूँ चाहिए, लेकिन आपके पास गेहूँ नहीं है, तो मैं वो चावल को भंडार करके नहीं रख सकती कि नहीं, जब कोई बंदा मुझे ऐसा मिलेगा जिसके पास गेहूँ हो गया, वो मुझे गेहूँ देगा तब मैं उसे चावल दूंगी, तो मैं रख लेती हूँ। नहीं, मैं उसे भंडार नहीं कर सकती, तो भंडारण की कमी। ठीक है, तो ये इसके डिमेरिट्स है। अब आ जाता है हमारा मनी। तो मुद्रा क्या होती है? सिंपल सी लैंग्वेज में हम डेफिनेशन की बात करें, पैसा क्या होता है, मनी क्या होती है, तो पैसे या धन के उस रूप को मुद्रा किसे कहते हैं? पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय, मतलब जिससे हम खरीद सके और बेच सके। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। अब पैसे से क्या होता है? जाहिर सी बात है कोई सामान पसंद आता है तो हम पैसे दे के लेते हैं, ठीक है, और पैसे दे के लेते हैं, वो सामने वाला पैसा लेता है और हम देते हैं, तो क्रय विक्रय होता है। तो पैसे या धन क्या कहते हैं? जिससे हम दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय करते हैं। उसमें सिक्के भी होते हैं, कागज के नोट भी आते हैं, दोनों आते हैं। इसका कार्य क्या होता है मुद्रा का? विनिमय के माध्यम होते हैं, मूल्य के माप, धन का संचय। रुपया जो है अगर हम कई व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। भारत में कहते हैं ना रुपया, करेंसी। अब करेंसी वर्ड यूज किया है तो करेंसी क्या होती है? अब जो ये हमारी जो मनी थी, ठीक है, मुद्रा जो थी, उसके आधुनिक रूप को ही करेंसी कहते हैं। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागज के नोट और सिक्के में शामिल है। विनिमय का माध्यम स्वीकार, करेंसी से क्या होता है? विनिमय का माध्यम स्वीकार होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम करेंसी देते हैं, क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। ये कहा जाता है कि करेंसी को विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है, एक्सचेंज का माध्यम स्वीकार किया गया है। क्योंकि किसी देश की जो सरकार है इसे प्राधिकृत करती है, इसे अलाउ करती है। अब भारत की बात करें तो भारत में जो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है केंद्रीय सरकार की तरफ से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं बैंकों में निक्षेप मतलब डिपोजिशन की। डिपोजिशन क्या होता है? बैंकों में निक्षेप कैसे करते हैं लोग? क्या करते हैं, जो मनी है, हमारा पैसा है, उसको बैंकों में निक्षेप का मतलब यहाँ पे क्या है? निक्षेप का मतलब होता है प्रूफ, साक्ष्य, इसके रूप में भी रखते हैं। हमने बैंक में पैसे रखा है, हमारे पास एक साक्ष्य है कि हम हमारे बैंक में पैसा है। कहीं और पैसे रखा है तो हम नहीं प्रूफ नहीं दे सकते, लेकिन बैंक में हम उसकी बैंक कॉपी दिखाकर हमारी इतनी है ये दिखाकर हम बता सकते हैं हमारे बैंक में पैसा है।
लोगों को रोज जो उनकी रोज की जो आवश्यकता है उसके लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है, कुछ ही पैसे की जरूरत होती है और तुम सारा बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। तो मांग जमा किसे कहते हैं, जब हम बैंक में जाते हैं और कहते हैं चेक भरते हैं और कहते हैं कि हमें ये वाला पैसा चाहिए, तो इसको कहते हैं मांग जमा। अब चेक क्या होता है, तो चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। कि हम चेक में कोई रकम करते हैं और बैंक वालों को देते हैं कि हमें इतना चाहिए, अगर हमारे बैंक में पैसे है तब। ठीक है, अब आ जाता है जो हमारी मनी है। मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है, तो प्रारंभिक काल में पहले क्या चलते थे, राजा महाराजा जो चलाते थे पहले वो सोने के सिक्के, तांबे के, चांदी के, इन सब के सिक्के चलाते थे। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, नोट और सिक्के जारी हो चुके हैं। अब आ जाता है बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। ऋण संबंधी मतलब किसी को उधार देना। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, अगर कोई जमा करता है, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करने जा रहे हैं तो पैसे जमा कराते हैं हम, उसके बदले बैंक हमें क्या देता है, बैंक हमारा पैसे जमा करेगा प्लस साथ में हमें सूद देता है, ब्याज। ठीक है, अब क्या करता है, हमने तो जमा कराया इसलिए हम जमा करते हुए अब जो कर्जदार है, कुछ बैंक कर्जदारों को जिसको पैसे की जरूरत होती है उसको क्या कहते हैं, ऋण दिया गया, उसको ऋण दिया गया मतलब उसको उधार देते हैं। और जो कर्जदार है क्या करते हैं, वो जब बैंक को एक लिमिट पूर्ण होने के बाद कर्ज तो देती है, साथ में उसका सूद भी देते हैं, तो बैंक को क्या होता है, इससे फायदा होता है। भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखता है। बैंक जमा राशि का बड़ा हिस्सा ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। जो हम बैंक में जमा कराते हैं उसका 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखता है, और बैंक क्या करता है, जमा राशि का बड़ा हिस्सा ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है कि जिसको पैसा चाहिए ऋण पर वो उधार उसको दे सकता है। अब आ जाता है बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, उनको क्या कहते हैं, जमा करता है, क्योंकि वे जमा कराते हैं। और जिन्हें राशि की जरूरत है, जो ऋण लेते हैं वो कर्जदार है, उसके बीच किसका काम करता है, बैंक मध्यस्थता का काम करता है। ऋण की कुछ शर्तें भी होती है उधार लेने की, क्या एक दस्तावेज है जिसमें सूद के प्रतिशत मतलब ऋणाधार भुगतान के मोड की जानकारी मिलती है। ऋणाधार क्या होता है, ये कि वह वस्तु जिसे कर्जदाता कर्ज लेने के लिए गिरवी रखता है। जैसे हम बैंक से लोन ले रहे हैं बाई चांस, तो वो लोन ऐसे नहीं कि हमें ऐसे ही दे देगा, वो हमारे घर जिस चीज़ के हम लोन ले रहे हैं तो वो हम उसके कागजात अपने पास रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कोई घर के लिए लोन ले रहे हो तो वो घर के जो कागज है वो अपने पास रखेगा, गिरवी रखेगा। ठीक है, जैसे अगर आपने भूमि के लोन लिया तो भूमि अपने के जो कागज हो अपने पास रखेगा। गाड़ी, पशु मतलब कुछ भी चीज़ रहे तो उसके जो कागज होते हैं एक वो अपने पास रखता है वो। ठीक है, तो ऋण क्या एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करता है। ऋण के अब क्षेत्रक भी होते हैं, एक तो औपचारिक क्षेत्र आता है, एक अनौपचारिक। औपचारिक में क्या आता है कि जो बैंक है, सहकारी समिति है, ये सब जो सरकार की तरफ से है। भारतीय सरकार आरबीआई ऋणों के औपचारिक स्रोत की प्रणाली पर नजर रखता है। इसमें क्या होता है, औपचारिक स्रोत में जो बैंक सहकारी बहुत कम ब्याज पर पैसा लोन देते हैं। ठीक है, और भारतीय सरकार और आरबीआई क्या करते हैं, जो ऋण के औपचारिक स्रोत है वो बैंक किसको कितना लोन दे रहा है, किस % पे दे रहा है, उस सब पर नजर रखते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में क्या आता है, इसमें बैंक वगैरह नहीं होते, इसमें हो जाता है साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, मतलब इन सब से हम लोन लेते हैं, इन सब से पैसा उधार लेते हैं। अब ये सब क्या करते हैं, अब ये तो सरकारी चीज़ें है तो उसमें तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दिखाने होते हैं, ऐसे नहीं ले सकते आप लोन। ठीक है, अब जो आपका कोई दोस्त से लोन ले रहे हो या फिर कोई जमींदार साहूकार से लोन ले रहे हो तो क्या होता है, इन पे आपको कुछ नहीं दिखाना पड़ता, इनमें आपको कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती। अगर आप अपनी ज़मीन के लिए लोन ले रहे हो तो आपको उसके कागज़ इनको देने की ज़रूरत नहीं है। पर इनका क्या होता है, इनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है और इन पर सरकार और आरबीआई का नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि ये तो ऐसी ही है। ठीक है, ये तो आपसी विश्वास पर आधारित होता है, तो ब्याज अधिक होता है इनका, ऋणाधार की जरूरत नहीं। तो अच्छा कौन सा, औपचारिक क्षेत्र है, क्योंकि ब्याज भी कम होता है और फायदा भी है इसमें। स्वयं सहायता समूह, इससे पहले हम देखते हैं अनौपचारिक क्षेत्र पर ज़्यादा लोग निर्भर रहते हैं। बैंक से लोन ज़्यादा कम लेते हैं, क्यों, क्योंकि बैंक हर जगह उपस्थित नहीं होता। गांव में बैंक नहीं होते इतने कि वहाँ से लोन लो, और बैंक में लोन लेना क्या होता है, मुश्किल होता है कि सारी डॉक्यूमेंट्स पूरी करो, जो भी वे शर्त कहते हैं वो माननी पड़ती है। ठीक है, और कहीं चक्कर लगाने पड़ते हैं, और बिना ऋणाधार कागज़ों की कार्रवाई के लोन देते हैं। कौन, ये व्यापारी, मालिक, रिश्तेदारी ने क्या होता है कि ठीक है भाई यहाँ पैसा ले ले और दे देना, इतना ब्याज है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह, आमतौर पर क्या होता है 15-20 समूह होते हैं लोगों के। वे क्या करते हैं, वे बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति क्या होता है 25 से 100 रुपये की बचत कर लेता है, और यह परिवार की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितने पैसे दे सकता है। अब अपनी बचत की जो यह सहायता समूह में सब जमा करते हैं। अगर समूह के किसी व्यक्ति को उधार की आवश्यकता होती है पैसे की, तो वह स्वयं सहायता समूह से ऋण ले लेता है, उसका ब्याज बहुत ही कम होता है। अगर समूह बचत में यह नियमित है, बचत लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो बैंक भी समूह को बिना किसी गिरवी रखे ऋण दे सकता है कि आप अपना रोजगार शुरू करें। जैसे बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है कि गरीबों की ऋण की जरूरत को पूरा करता है। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के 9 लाख सदस्य है।
जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हैं और ऋण देने वाली ज़्यादातर क्या है इसमें महिलाएं हैं। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर उधार मतलब ऋण उपलब्ध कराया जाए तो लाखों छोटे लोग जो है अपनी छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। मतलब अगर जो ग्रामीण सभ्यता में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम तो करना चाहते हैं पर वे पैसे के अभाव में नहीं कर सकते, अगर बैंक उनको लोन दे दे तो वे डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास की प्रगति पर आगे बढ़ सकते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है मोहम्मद यूनुस ने। ये ग्रामीण बैंक के संस्थापक है और 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। तो चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना है। अब 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में आपके 2 चैप्टर बचे हैं, वो दोनों चैप्टर मैं आपके आज या कल में ला दूंगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे जो पॉलिटी 9th क्लास की। ठीक है, हम 10th तक सब कुछ करके रख लेते हैं। उसके बाद 11th 12th का क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड आ जाता है थोड़ा, तो आपको उसे ध्यान से पढ़ना है, तो इसलिए आपको 10th क्लास तक पहले सब कुछ कर लेना है। जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के बाद। हम एक वे में लेकर चलना होता है हर सब्जेक्ट। 11th 12th का जो भी सब्जेक्ट है ना आपका, चाहे जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, थोड़ा हाई लेवल का जाता है 11th 12th से। ठीक है, तो इसलिए हम वो थोड़ा हल्का सा लेट पढ़ेंगे। पहले हम 10th क्लास का सब कुछ 10th क्लास तक सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं।